दोस्तों, काम का न्यूज में आप लोग का स्वागत है। अभी देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई चल रहा है, युद्ध हो रहा है। अब किसी का वहां जाने का सवाल होता है कि हाँ, कोई वहां जाएगा घूमने के लिए, कुछ करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन गोदी मीडिया वहां पर गया है और वहां से रिपोर्टिंग कर रहा है। देखिए इस पूरे वीडियो में किस तरह से गया, कहाँ छुपा हुआ और क्या कर रहा है। पूरे वीडियो में देखिए, ये वीडियो है, इस पूरे वीडियो में देखिए। आरपा का नाम क्या कहती है, इस वीडियो देखिए। और आपको हंसी आएगी अगर मैं आपको बताऊंगी कि वहां से रिपोर्टिंग हो कैसे रही है। मतलब फिलिस्तीन तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इजराइल में भी एक होटल में ये लोग रुके हुए हैं। क्यों हो रही है? देखिए, जो आतंक फैलाता है उसको आतंकवादी तो कहा जाएगा। अब वो सरकार से स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है या गैर सरकारी आतंकवाद है, सिर्फ फर्क इस बात का है। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती कि कौन किसको क्या कह रहा है, लेकिन फर्क ये है कि देखिए, ये बहुत सारे जो पत्रकार इजराइल पहुंच चुके हैं, वो लोग नक्शे में भी नहीं बता सकते हैं कि इजराइल कहां पर है, और चले गए इजराइल रिपोर्टिंग करने के लिए। सेलेक्टिव रिपोर्टिंग क्यों हो रही है? क्या वाकई इजराइल भारत का इतना कोई करीबी दोस्त है? क्या इजराइल नेपाल है? क्या इजराइल, मुझे लगता है बहुत सारे पत्रकार जो वहाँ पहुँच चुके हैं वो नक्शे में भी नहीं बता सकते हैं कि इजराइल है कहाँ। उसके बावजूद भी जो उनको वहाँ लेके गया है वो है एक पूरी कंस्टिट्यूएंसी, एक ऐसी पूरी कंस्टिट्यूएंसी तैयार हो गई है जो कुछ भी मुस्लिम नफरत के नाम पर ख़रीदने को तैयार है। ये लोग वहाँ पर गए हैं ये बताने के लिए, दिखाने के लिए कि स्टूडियो से नफरत फैलाना काफ़ी नहीं था। इसके लिए हम बाकायदा टिकट ख़रीद के जा सकते हैं। और आपको हंसी आएगी अगर मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ से रिपोर्टिंग हो कैसे रही है। मतलब फिलिस्तीन तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इजराइल में भी एक होटल में ये लोग रुके हुए हैं। होटल से ही अंदर से पीस टू कैमरा करते हैं, आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। वहीं से रिपोर्टिंग करते हैं, यानी कि जो आप स्टूडियो में आराम से कर सकते थे वो चीज़ इजरायली अधिकारी सोशल मीडिया के ज़रिए और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए सारी सूचनाएं वैसे ही दे देते हैं। वहाँ आके उस होटल में भारतीय पत्रकारों को कोई एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, लेकिन वहाँ पर एक होटल में बंद होकर सिर्फ ये कहने के लिए कि हम यहाँ पर मौजूद हैं ताकि नफरत फैलाई जा सके। 2024 के चुनाव के मद्देनज़र ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये लंबा देखिए खींचने वाला है ये पूरा झगड़ा। और 2024 से पहले अभी 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव, जितने भी रिपोर्टर वहाँ पर गए हैं, वहाँ सिर्फ जो 2024 का चुनाव है वो सिर्फ चुनावी कैंपेन करने के लिए गया है, नफरत फैलाने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए गया है। देखिए पूरा वीडियो देखो, जिसमें से प्रेडिक्शन ये है कि इसमें से 4 कम से कम, और हो सकता है 5 भी, बीजेपी हार रही है। तो ये सब लोग गए हैं, ये चुनावी कैंपेन करने के लिए गए हैं दरअसल बीजेपी के लिए इजराइल जाके, ताकि और ज़्यादा एक फसाद का नया एक मोर्चा खोला जा सके। अक्षय उपाध्याय लगातार कह रहे मैं तो मरते मरते बचा। अब मैं इंडिविजुअल जर्नलिस्ट पे कमेंट्री नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आपको पता है कि युद्ध की रिपोर्टिंग है तो फिर आप बचेंगे भी। कल मैं एक देख रही थी, बड़ा हास्यास्पद वीडियो था जिसमें एक भारत का ही पत्रकार था, एक इन्हीं टीवी चैनल में से एक को पीछे जो जोर जोर से बोल रहा था, तो उसको इजरायली फौजी को से बताना पड़ा कि तुम जहाँ हो वो तुम्हारा स्टूडियो नहीं है, खामोश हो जाओ, यहाँ युद्ध चल रहा है। मैम, कुछ लोग इसको आतंकवाद की लड़ाई बता रहे हैं, कुछ लोग इसको आज़ादी की लड़ाई बता रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पूरे तौर पे मैं कहती हूँ कि इसका जो टूल है वो अलग हो सकता है, लेकिन आज जो हमास ने किया वो एक बहस हो सकती है कि ऐसा करना चाहिए था। क्या जो फ़िलिस्तीन की आज़ादी का पूरा मुद्दा है, क्या उसे फ़ायदा पहुँचाया या नुकसान पहुँचाया? लेकिन ये नहीं भूल जाना चाहिए कि ये पूरी जो लड़ाई है ये 23 लाख फ़िलिस्तीनियों की लड़ाई है। ये कुछ 100 और कुछ हज़ार हमास की लड़ाई नहीं है। ये पूरी दुनिया में जो सिद्धांत हैं, सिद्धांत जो कि मानवता के सिद्धांत हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत हैं, वो तमाम संयुक्त राष्ट्र के तमाम डिक्लेरेशंस और संयुक्त राष्ट्र की तमाम जो संधियां हैं जिन पर हमारे जैसे देश ने भी सिग्नेचर किए हैं, ये उस सब के विरुद्ध है। वो ये कहता है कि एक व्यक्ति को अपनी पूरी आज़ादी के साथ रहने का हक है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि फ़िलिस्तीन उतना ही फ़िलिस्तीनियों का है जितना इंग्लिस्तान अंग्रेज़ों का है और जितना हिंदुस्तान भारतीयों का है। तो ये लड़ाई, ये संघर्ष 75 साल पुराना है और मुझे नहीं लगता कब तक चलेगा। मेरी नज़र में एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो मानव अधिकारों को सबसे ज़्यादा मैं प्राथमिकता देती हूँ, मुझे लगता है कि ये पूरा मुद्दा 75 साल पुराना मुद्दा है। ये 4 दिन 5 दिन पुराना मुद्दा नहीं है, और ये मुद्दा है फ़िलिस्तीन के 23 लाख लोगों की आज़ादी और उनके बुनियादी अधिकारों। इजराइल ने कहा गाजा को खाली कर दीजिए, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ज़रूर ट्वीट किया है कि वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप विदेश मंत्रालय का वो पढ़िए जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें कहा है कि फ़िलिस्तीन को अपने लिए पूरा अधिकार है। देश की जनता बहुत, आप दोनों चीज़ें पढ़िए। आप कहाँ जाए देश में, समझ नहीं आ रहा। देश की जनता बहुत
सस्पेंस में है, क्या करे? सस्पेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मुझे लगता है ये तस्वीर बिल्कुल साफ है कि आज़ादी, अधिकार और जो बुनियादी मानव अधिकार हैं उनके लिए खड़ा होना है। एक हिंदुस्तानी को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि उसे अपने लिए क्या चाहिए, जितना उसे अपने लिए चाहिए, जितना उसे अपने लिए चाहिए उतना ही उसे फ़िलिस्तीन के लिए भी सोचना लेकिन चाहिए। योगी आदित्यनाथ का बयान आता है, वे कहते हैं कि जो भारत सरकार के खिलाफ होगा तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। देखा गया एएमयू में आंदोलन हुआ और एएमयू के 4 छात्रों पर केस दर्ज कर लिया गया। मुझे लगता है कि फ़िलिस्तीन, अभी भारत का संविधान ये कहता है कि किसी भी नागरिक की आज़ादी के लिए, किसी भी नागरिक के जो कानूनी अधिकार हैं उनके लिए आवाज़ उठाना अभी भी संविधान में गैर कानूनी नहीं है। अलीगढ़ के सांसद, भाजपा के जो सांसद है, वो कह रहे हैं कि एएमयू में जो छात्रों ने प्रदर्शन किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अब देखिए, यहाँ तो जब आम जनता नाराज है, आज़ाद है सब कुछ कहने के लिए, तो अब नेताओं का क्या जिक्र करें। मैं तो सिर्फ सीधे तौर पे इसको देखती हूँ कि इसको हिंदू मुस्लिम राजनीति के एक नए मोर्चे के तौर पर खोला जा रहा है। इनको नहीं पता कि फ़िलिस्तीन का इतिहास क्या है, नहीं पता कि जो इजराइल है उसके आतंक का कितना पुराना इतिहास है 75 साल में। मैं तो समझती हूँ कि पूरी दुनिया में जितना आतंक इस वक्त है और आतंक की पूरी हिस्ट्री है, उसका आधा हिस्सा कम से कम इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो ये पूरा संघर्ष है, जो फ़िलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई है, उससे पैदा होता है। अगर फ़िलिस्तीन नहीं होता तो पूरी दुनिया का आधा आतंक नहीं होता। आरफा जी, सवाल है भारत में प्रदर्शन भी नहीं कर सकते मैडम? जिस तरह से देखिए, भारत में जो मणिपुर में जो इतना घटना हुआ, वहां पर पत्रकार लोग नहीं जा सके अपना देश में ही, लेकिन इजराइल पहुंच गए। देखिए, पूछ रहे पत्रकार किस तरह से। ये जो मीडिया है, मीडिया के कुछ पत्रकार इजराइल पहुंचे हैं, और जब इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, हमारे देश में जो घटनाएं हुई, चाहे मणिपुर हुआ, चाहे ये लोग मासूम लोग हैं, पत्रकार लोग मणिपुर के लोग को वीजा नहीं मिला था, से बाहर जाके ये पत्रकार कैसे देखती हैं? मुझे लगता है कि ये बहुत मासूम लोग हैं और इनको मणिपुर का वीज़ा नहीं मिला होगा, इसलिए नहीं जा पाया होगा। मणिपुर जाने के लिए वीजा या मेट्रो की जरूरत है? आपको लगता है? मुझे तो ऐसे लगता है, गए हुए थे। अब ये सवाल इतना ही मासूम है, इसका ऐसे ही जवाब दिया जा सकता है कि भाई क्यों नहीं गए मणिपुर। मोदी जी ने वीजा नहीं दिया होगा। कंफ्यूज है कि हाँ, जैसे मोदी जी ने कहा है कि हम इजराइल के समर्थन में हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि फिलिस्तीन सही है। तो जनता कंफ्यूज है कि किसका समर्थन करना चाहिए और कौन इसमें सही है, कौन इसमें गलत है। देखिए, आपको ना तो सरकार को सुनने की ज़रूरत है, ना ही आपको टीवी चैनल को सुनने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ ये देखने की ज़रूरत है कि मानवता का तकाजा क्या कहता है। आपका क्या नाम है? निशा, आपको क्या चाहिए? एक इंसान के तौर पर, एक भारतीय के तौर पर आपको चाहिए कि आपको बुनियादी अधिकार होने चाहिए, आपके पास बुनियादी आज़ादी होनी चाहिए, और आपको ये हक हो कि आप किसी भी तरह की पहचान के बावजूद आपको जीने का हक हो। सिर्फ इतना ही एक फ़िलिस्तीनी मांग रहा है। क्या आप इसके खिलाफ हो सकती है? तो यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि मतलब हमें फिलिस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए, इजराइल को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, जबकि दोनों की ही लड़ाई। आपने कहा कि अभी एक सवाल पूछा गया था कि फिलिस्तीन को आतंकवादी कहा जा रहा है, तो इसमें दोनों चीज़ों में कौन, मतलब मैं वही सवाल मेरा दोबारा से वही है कि इसमें हम किसको सही कहें और किसको गलत कहें? देखिए, फिलिस्तीन को मुझे नहीं लगता कोई आतंकवादी कह रहा है। हमास की आतंकवादी कहने पे बहस हो सकती है कि संयुक्त राष्ट्र ये कहता है कि भाई हमास जो है वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है। अब टेररिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? टेररिज्म की बुनियादी डेफिनेशन ये है कि अगर कोई अपने राजनीतिक उद्देश्य से हिंसा का इस्तेमाल करता है, वो आतंकवाद है। तो हमास जो कर रहा है, हमास ने जो मासूम वहाँ इजरायली लोगों की हत्या की, वो आतंकवाद की श्रेणी में आता है। लेकिन इसके साथ साथ इसी सांस में, इसके बिना ये वाक्य पूरा नहीं होगा कि जो इजराइल कर रहा है 75 साल से, वो लगातार आतंकवादी कार्रवाई है जो हमास के मासूम लोगों के ऊपर कर रहा है। तो हमास के गुनाह लिखने का समय तो है ये, लेकिन जो पूरा एक नरसंहार का 75 साल का इतिहास है इजराइल का, उसके बिना हमास की नाइंसाफ़ी की कहानी नहीं लिखी जा सकती। मैम, जिस तरीके से गाजा का बिजली, पानी और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया, पत्रकार के तौर पर आप कैसे देख रही हैं? तो भारतीय मीडिया का कोई भी इसको नहीं उठा रहा है कि इजराइल ने कहा गाजा को खाली कर दीजिए। मुझे तो लगता है कि दुनिया के इतिहास में ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा। हॉलोकॉस्ट की आपने कहानियाँ सुनी होंगी, हम तब जिंदा नहीं थे, हम मौजूद नहीं थे। मैं समझती हूँ कि जो यहूदियों के साथ 1930 और 40 के दशक में जो जर्मनी में हुआ, आज वही लोग जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित थे, जिनके ऊपर ये प्रताड़ना हुई, ये जुल्म हुआ, इत्तेफाक देखिए आप, ये बहुत दुखद इत्तेफाक है कि वही लोग आज हॉलोकॉस्ट कर रहे हैं फिलिस्तीन के लोगों के ऊपर। इससे कम इसको नहीं आंका जा सकता। हमने हॉलोकॉस्ट की कहानियां पढ़ी थी, आज अपने सामने हम हॉलोकॉस्ट होता हुआ देख रहे हैं। मैम, थैंक यू। एक लास्ट सवाल है। जिस तरह से जो पत्रकार वहाँ पर पत्रकारिता कर रहे थे, उनकी कई की हत्या हो चुकी, 2 से 3 की, लेकिन जो भारतीय पत्रकार गए हैं उनको वॉर जोन की तो ट्रेनिंग भी नहीं है।
ये किस तरह से वो पत्रकार वॉर जोन में नहीं जा रहे हैं। मैंने आप शुरुआत में आपको बताया था कि उनको तो इजाज़त ही नहीं है कि वो गज़ा जा ही नहीं सकते, वो इजराइल में मौजूद हैं। हाँ। अब यहाँ झगड़ा हो रहा है दो पार्टियों के बीच में, मान लेते हैं कि दो पार्टियां हैं, लेकिन उसमें एक ही पार्टी की सूचना आप आगे पहुंचाते हैं, एक ही पार्टी के देश में उसके होटल में रहकर आप उसे युद्ध को कवर कर रहे हैं। तो आप तो सिर्फ एक देश का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए गए हैं, आप कोई युद्ध कवर करने के लिए नहीं गए हैं। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। अब भारतीय मीडिया तो एक मजाक हो ही चुका है। आपको ये भी मालूम होगा कि पूरी दुनिया में इस वक्त पूरे जो वेस्टर्न मीडिया के लोग हैं, जो फैक्ट चेकर्स हैं, वो ये हैरान हैं कि आखिर वो फैक्ट चेकिंग बाकी जगहों पे तो कर रहे हैं, लेकिन ये हिंदुस्तानी लोग फेक न्यूज़ क्यों फैला रहे हैं? सिर्फ फैला नहीं रहे हैं, बना भी रहे हैं। क्रिएशन ऑफ फेक न्यूज़, यानी इजराइल और हमास के इस पूरे युद्ध में भारतीय मीडिया फेक न्यूज़ को क्रिएट कर रहा है। लेकिन इससे इससे इंटरनेशनल इफेक्ट पड़ेगा ना? इंटरनेशनल बदनामी हो रही है और लोग ये सोच रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़ी आबादी वाला देश भी है, वहाँ ये देखिए कि आप सच्ची खबरें तो दूर की बात है, फेक न्यूज़ फैलाना भी दूर की बात है, बनाई जा रही है fake जो news। भारत के अंदर हुआ करती थी वो आज विश्व पटल पे पहुंच गई। पूरा वीडियो हाँ, देखने के हंस लिए रहे आप हैं लोग का बहुत बहुत लोग। ये धन्यवाद। देखिए कि ये